यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद और जून 22 के तमिलनाडु के संथालकुलम पुलिस स्टेशन में जयराज और बेनिक के कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे क्वेश्चंस उठ चुके हैं, बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए हैं। साथ ही में पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर के अराउंड भी एक नई डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंडियन टॉर्चर बिल, इंडियन पार्लियामेंट में ये बिल कौन से स्टेज पे पहुंचा है। दूसरा, हम जानेंगे कि एक अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स अवेलेबल है। और लास्ट में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे क्या इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस की है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद जो भी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस ने एक पुलिस रिफॉर्म बिल पास करने की सोची। साथ ही में एक नेशनल डाटाबेस मेंटेन करने की बात की जा रही है, जो पुलिस मिसकंडक्ट को रजिस्टर करेगा। अब ये बिल लॉ बन पाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में भी ऐसी ही एक एंटी टॉर्चर बिल बनाई गई थी आज से 10 साल पहले, जो पार्लियामेंट में डिस्कस तो काफ़ी बार हुआ पर आज तक पास नहीं हो पाया। दुनिया में एंटी टॉर्चर पे लॉ बनाने की बात शुरू हुई थी यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ऑफ 1975 से। अब इंडिया यूएन का मेंबर है, यूएन का सिग्नेटरी है, तो यूएन के किसी भी लॉ को इंडिया में अप्लाई होने के लिए हमारे पार्लियामेंट को उसके लिए एक लॉ बनाना होगा। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को लॉ बनाने के लिए लोकसभा में 2010 में टॉर्चर के खिलाफ एक लॉ प्रेजेंट किया गया, जिसे बोला गया प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010। तो इस बिल के अंदर कोई भी पब्लिक सर्वेंट टॉर्चर कमिट करता है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई है। ये बिल टॉर्चर वर्ड को बहुत ही ब्रॉडली और सिंपली एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी इंडिविजुअल पे या किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए या कन्फेशन करवाने के लिए उसे ग्रीवियसली हर्ट करता है या उसकी लाइफ, लिम्ब या हेल्थ को मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करता है, तो ये सारी चीज़ें टॉर्चर में आएंगी और उसके अगेंस्ट 10 साल की पनिशमेंट दी गई है। लोकसभा से ये बिल पास होकर पहुंचता है राज्यसभा। राज्यसभा फर्दर कंसिडरेशन के लिए ये बिल को आगे करती है राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी के पास। कमेटी इस बिल के लिए कुछ सजेशंस प्रोवाइड करती है, जैसे टॉर्चर वर्ड्स को और एक्सपैंड करना चाहिए, इसमें और डेफिनेशंस इंक्लूड की जानी चाहिए। दूसरा, अगर वुमेन या चिल्ड्रन पे टॉर्चर इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है तो उन्हें टॉर्चर किए जाने पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप की जानी चाहिए जो इन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सके और विक्टिम्स को उनका कंपनसेशन प्रोवाइड करा सके। ये सारी सजेशंस इंक्लूड करने के बाद इस बिल को बार बार राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, पर अब तक ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। 2017 में लॉ कमीशन ने ये कहा कि वो सीरियसली इस बिल को कंसिडर कर रही है, पर इस बिल को लाने से पहले इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। बड़ा काम लग रहा है ना। एक और बड़ी बात बताओ, 2019 में 1700 कस्टोडियल डेथ हुए थे। चलिए अब जानते हैं कि पुलिस टॉर्चर के अगेंस्ट और कस्टोडियल वायलेंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से मेजर जजमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। इस केस में पिटिशनर रुदल शाह को इलीगली 14 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था। हेबस कॉर्पस का रिट फाइल करके उनका इमीडिएट रिलीज डिमांड किया गया। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रियलाइज़ किया कि अगर स्टेट के हाथों किसी भी सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है तो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगला केस है सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में पुलिस ज़मींदार के साथ मिलकर एक किराएदार माँ और उसके 9 साल के बच्चे के साथ मिसबिहेव करती।
जिसके कारण बच्चे की मौत हो जाती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उसकी मां को 75,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन अवार्ड करते हैं। और ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से ये अमाउंट रिकवर करने का ऑप्शन दिया था। तीसरा केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में सुमन बेहरा, जिसे पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया होता है, अगले ही दिन उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मल्टीपल इंजरीज के साथ पाई जाती है। इस केस में पिटिशनर को 1,55,000 का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाता है। तो पिछले दो केसेस में हमने ये पता चला कि कॉम्पनसेशन देते वक्त सुप्रीम कोर्ट कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं फॉलो करती। हर केस के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉम्पनसेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस ऑफिसर्स की नहीं। अगला केस है जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अरेस्ट, कोई भी डिटेंशन बिना जस्टिफिकेशन के होता है तो वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स के पास अरेस्ट करने के पावर्स है, पर इस पावर्स को यूज़ करने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट करने के पीछे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कस्टोडियल वायलेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट केस के बारे में, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल वायलेंस और पुलिस टॉर्चर को रिकग्नाइज करते हुए ये कहा कि कस्टोडियल वायलेंस ह्यूमन डिग्निटी पे अटैक है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि काफ़ी रिकमेंडेशंस और पॉलिसीज़ के बावजूद पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के और डेथ्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस केस में 11 गाइडलाइंस दिए गए जो हर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते वक्त फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो 11 गाइडलाइंस है, इनमें जो राइट्स है ये इंडिया के हर अरेस्टेड पर्सन को अवेलेबल है। चलिए क्विकली इस गाइडलाइंस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो भी पुलिस पर्सन अरेस्ट या इंटरोगेशन हैंडल कर रहे हैं वो क्लियरली अपने नेम टैग को कैरी करेंगे जिसमें उनका नाम और डेजिग्नेशन लिखा हो, और एक रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे जो उन ऑफिसर्स की जानकारी मेंटेन करेगी जो इंट्रोगेशन हैंडल कर रहे हैं। दूसरा है अरेस्ट मेमो। जो पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर रहे हैं वो एक अरेस्ट मेमो मेंटेन करेंगे जिसमें अरेस्ट की सारी डिटेल्स होगी, जैसे कि विटनेसेस का सिग्नेचर, टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट। तीसरा, जिस पर्सन को कस्टडी में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को उसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और कहाँ डिटेन किया गया है ये भी बताया जाएगा, और एक ऑफिशियल डायरी में ये सारी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएगी। फोर्थ है इंस्पेक्शन मेमो। अरेस्ट करते वक्त अरेस्टी के बॉडी में मेजर या माइनर इंजरीज है, उन्हें नोट डाउन किया जाएगा। इंस्पेक्शन मेमो को पुलिस ऑफिसर और अरेस्टी दोनों साइन करेंगे और अरेस्टी को इसकी एक कॉपी भी दी जाएगी। फिफ्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन। अरेस्ट होने के हर 48 आवर्स में अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये एक बार नहीं, हर 48 आवर्स में होगा। इसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट, इंस्पेक्शन मेमो, अरेस्ट मेमो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी उनके रिकॉर्ड्स के लिए। इसके बाद इंटरोगेशन के वक्त अरेस्टेड पर्सन अपने लॉयर से मिल सकते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट हेडक्वार्टर्स में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसमें अरेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अरेस्ट के 12 आवर्स के अंदर उन्हें पहुँचे, और पुलिस कंट्रोल रूम को ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके बावजूद कस्टोडियल वायलेंस के केसेस सामने आते रहे हैं। मैंने कई लोगों से इस बारे में डिस्कस किया तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि टॉर्चर यूज़ के बिना सच्चाई कभी बाहर आ ही नहीं सकती। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग जिनका मेन काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर वो टॉर्चर यूज़ करते हैं
तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन दोनों साइड में से आप कौन से साइड को सपोर्ट करते हैं और एंटी टॉर्चर बिल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।